हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में यहाँ संधि स्टार्ट किया। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ लिया, जिसके हमने 5 भेद भी पढ़ लिए। आज से हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि। तो देखिए, जैसे स्वर संधि में हमने क्या किया था, दो स्वरों का मेल किया था और उन दोनों स्वरों के मेल से उस शब्द में कुछ परिवर्तन आया था। ऐसे ही अब व्यंजन संधि में भी हम क्या करेंगे, एक स्वर, देखिए यहाँ पर दो स्वर नहीं होंगे, यहाँ 3 चीजें हो सकती हैं। पहले हम व्यंजन और स्वर का मेल करेंगे। पहला, व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है। दूसरा, यहाँ स्वर और व्यंजन का, यानी कि पहले स्वर आए और बाद में व्यंजन आए, ऐसा हो सकता है। या फिर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो सकता है। तो व्यंजन संधि में पहले तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए जैसे जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका कोई भी स्वर नहीं है। ये तो आपका हलंत के साथ है, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है, यानी कि ये तो आपका व्यंजन हो गया है। ये अंतिम वर्ण, देखिए जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं और उनके बीच संधि करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की संधि होती है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यहाँ त है और ये हलंत के साथ है। हलंत के साथ अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपका स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो ये क्या है, ये व्यंजन है। तो देखिए त धन अ, ये आपका यहाँ पर द हो गया। कैसे हुआ, इसका नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ स्वर व्यंजन और स्वर जुड़ा है, एक व्यंजन और एक स्वर यहाँ जुड़ रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, व्यंजन संधि कहाँ पर होती है, जहाँ एक व्यंजन और एक स्वर, एक स्वर और एक व्यंजन या व्यंजन, यानी कि इसमें कम से कम एक व्यंजन तो होना ही चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे, ये आपका व्यंजन संधि है। इससे पहले स्वर में क्या था, दोनों ही आपके स्वर जुड़ रहे थे, इसलिए हमने उसे क्या कहा, स्वर संधि कहा। तो इतना सा आप नोट कर लीजिए कि किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। अब आपने स्वर संधि में भी स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे, उसके भेद पढ़े थे। आइए यहाँ पर व्यंजन संधि के भी हम प्रकार पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रकार है व्यंजन और स्वर का मेल। जैसा कि आपको यहाँ भी बताया है कि इस व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब आपके पास एक व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो, दूसरा आपका स्वर और व्यंजन मिले, तीसरा व्यंजन और व्यंजन मिले, तो आपका क्या होता है, ये स्वर, ये आपका व्यंजन संधि होता है। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, पहला जो इसका प्रकार है, इसमें एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है। जैसे जैसे यहाँ देखिए, जगत, इस त में स्वर नहीं आ रहा है। यदि सिंपल सा ऐसा त होता तो इसमें आपका स्वर भी आता, अ का स्वर, लेकिन ये हलंत के साथ है तो इसमें आपका स्वर नहीं है, यानी कि अब आप इसे सीधे व्यंजन ही कहेंगे। तो ये आपका व्यंजन है तो, हालांकि इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, इसका उच्चारण हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं ऐसे, त धन ए, ये दी हो गया। ये कैसे हुआ, इसका नियम पढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर वाक, ये आपका क्या है, ये आपका व्यंजन है। और धन ईश, तो ये भी आपका क्या है, व्यंजन धन स्वर। तो पहला ये आपका प्रकार है। दूसरा देखिए, स्वर और व्यंजन का मेल। दूसरा क्या कहा है, स्वर और व्यंजन का मेल। किस प्रकार से, देखिए आ धन छा द न, आ धन छा द न। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, आ आया, ठीक है, आ के बाद यहाँ पर स्वर आया और इस छा,
इसमें आप देखिए छ आया, तो ये आपका क्या है, ये आपका है व्यंजन। ठीक है, छ आपका व्यंजन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आ छ द। और ये आधा च और छ कैसे आया, इसका नियम पढ़ने वाले हैं हम, अभी पढ़ेंगे। ऐसे ही स्व धन छंद, स्व में अ का स्वर आया और यहाँ पर छ है, तो छ यहाँ पर आधा च और छ। तो ये आपका क्या है, स्वर और व्यंजन का मेल। ये है स्वर और व्यंजन और स्वर का, यहाँ स्वर और व्यंजन का मेल। और तीसरा प्रकार यहाँ पर आपका आ जाएगा, थर्ड यहाँ आप लिखेंगे व्यंजन और व्यंजन का मेल। अब यहाँ एक व्यंजन और व्यंजन का ही मेल हो रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड लिखिए, व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो अब आप देखिए सम धन गत, तो यहाँ आपने क्या किया, म व्यंजन और यहाँ पर ग, तो आधा म और ग नियम पढ़ने वाले हैं। पर अभी देखिए म ये भी आपका व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो दो व्यंजन मिल रहे हैं, तो ये व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ है। अब आगे नियम पढ़ेंगे इनके, किस प्रकार से ये हो रहा है। ये जो आपने म और ग किया, ये कैसे आया, त और ज, ये आधा ज कैसे आया, ये आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद इतना आपने लिख लिया कि तीन प्रकार के आपके व्यंजन की संधि होती है, जिसमें आपका पहला स्वर को आप व्यंजन के साथ, व्यंजन को स्वर के साथ, या व्यंजन को व्यंजन के साथ आप यहाँ पर मेल करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनका मेल करते हैं आपस में। अब स्वर व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं। इन नियमों को लिखिए, हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि के नियम, हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि के नियम। चलिए, तो ये आपने इतना लिख लिया। हमने यहाँ व्यंजन संधि पढ़ी, व्यंजन संधि के हमने प्रकार पढ़े। व्यंजन संधि क्या होती है, जब किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। इसी के आधार पर आपके व्यंजन संधि के तीन प्रकार हैं, जिसमें व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल, साथ में व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, इनको आप लिखेंगे। चलिए, पहला नियम है, पहला नियम लिखिए, क वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहला जो नियम है उसे क खंड कहा गया है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग आप जानते हैं, क वर्ग, इसके बाद च वर्ग, तो क ख ग घ अंग, ये है आपका क वर्ग। ठीक है, प्रथम वर्ण के आधार पर ही उसका नाम भी रखा गया है, क वर्ग। क वर्ग का प्रथम वर्ण क है, द्वितीय आपका ख है, ये तृतीय, चतुर्थ और पंचम, पांच हर वर्ग में जो है वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, और हर वर्ग में आपको यहाँ पांच जो है आपको क्या दिखेंगे, वर्ण दिखेंगे। नियम पहला क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का, यानी कि क का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात ये दूसरा है, ये तीसरा है, यदि क है तो उसका ग में परिवर्तन कैसे हुआ। दूसरा आपके पास क्या है, च छ ज झ और य। यदि च है तो च का ज में परिवर्तन होगा, और यही इसके बाद आपका ट वर्ग आता है, तो ट ठ ड ढ अण। इसी प्रकार से ट के बाद देखिए प वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है, तो इनको भी आप आगे इस प्रकार से बस समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमने नियम क्या कहा
कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब कैसे होता है देखिए, पहले वर्ण तो आपके क, च, ट, त, प ये आते हैं। के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, साथ में समझते समझते इसको चलना है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से हैं, क। अब देखो ये आपके हलंत के साथ हैं, ये सभी आपके हलंत के साथ हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप में हैं। ये अभी प्रॉपर आपके वर्ण व्यंजन नहीं है, स्वर के साथ नहीं है। इनका आप यहाँ पर इसको आधा क इस प्रकार से इसको आप लिखेंगे, लेकिन हलंत के साथ लिख रहे हैं, यानी कि इसमें अ नहीं जुड़ा है। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, है ना, तीसरा आपका जैसे ग, घ, तो पहले वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, यानी कि ये और ये आ जाए, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, तो पहला जो वर्ण है वो अपने वर्ग के होगा, वो अपने वर्ग के या अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहाँ नियम क्या देखना है, क के बाद ग आ जाएगा, च के बाद ज आ जाएगा तीसरे में, ट के बाद ये आपका ड आ जाएगा, आधा है ये, और ढ के बाद त का आपका द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। इसको आप सीक्वेंस से देख सकते हैं। आइए इसके उदाहरण में देखेंगे, यहाँ क्या कहा गया था। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर क्या लिखा है, दिक् धन विजय, दिक् धन विजय। उदाहरण लिखिए, दिक् धन विजय। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, क, और ये व्यंजन है और ये प्रथम वर्ण भी है क वर्ग का, ठीक है। दिक् धन विजय, तो यहाँ पर क्या आया है, दिक् धन विजय। तो हमने क्या कहा, यदि प्रथम वर्ग का, देखिए पहले वर्ण इनमें से कोई आए और इसके बाद कोई भी तीसरा और चौथा आए, तो यहाँ भी आया है, ठीक है। तो भी इसमें आपका ये भी है वो, इससे अगर हम स्वर को अलग कर देना, तो यहाँ पर आपका एक तो वो हलंत के साथ हो जाएगा, साथ में छोटी ई स्वर जुड़ा है ना इसमें, तो यानी कि यहाँ पर ये भी आया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ आपने क का ग हो जाता है। हमने क्या कहा था, पहला जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये क, ये आधा है और ये भी आधा है, तो यहाँ इसलिए क्या हो गया है, दिग्विजय, ठीक है। ये क्या हो गया है, दिग्विजय। तो ये जो क था ये आपका क्या बन गया, आधा ग, ये, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, अच धन अंता, अच धन अंता, अच धन अंत या अंता, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ च आया, ठीक है, ये भी प्रथम वर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर स्वर भी आ गया अ, तो ये क्या हो जाएगा, च क्या बन जाएगा, च आपका बन जाएगा ज, लेकिन ज के साथ यहाँ अ भी जुड़ेगा, ये बन जाएगा ज हलंत के साथ। लेकिन आप देख पा रहे हैं दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर है, इसी ज में अगर आप अ को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज, और इसमें अंग की मात्रा पहले से थी, तो इसलिए यहाँ आपका क्या हो गया है, अजंता, ठीक है। क्या हो गया है, अजंता। समझेंगे इसको, समझिएगा इसको एक बार फिर से। च धन अ, हमने क्या कहा था, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर इसके अलावा य, र, ल, व, ह ये आ जाए,
या कोई अन्य स्वर आ जाए। तो यहाँ क्या आया था, यहाँ पर स्वर आया था, तो इसके बाद भी ये क्या हो जाता है, क का ग, ये हलंत के साथ, च का ज, तो हमने यहाँ च का ज कर दिया, वो भी हलंत के साथ। लेकिन इसके बाद भी तो एक स्वर है, इसके बाद भी अ आया है, और अ क्या है, अ यहाँ पर एक स्वर है। तो इसलिए हमने इस अ को इस ज के साथ जोड़ दिया, तब जाके ये ज हुआ। तो अब हुआ ये अजंता। ठीक है, चलिए इतना लिखिएगा। अब इसी का तीसरा देखिए, ट का ड हो जाता है। ठीक है, अब ये हलंत के साथ है, आधे का उच्चारण करेंगे, तो सट धन आनंद, सट धन आनंद। ठीक है, सट धन आनंद। चलिए, तो अब यहाँ मैं इसको रफ कर दूं और यहाँ पर समझा दूं। सट धन आनंद क्या कहा हमने, चलिए इसको समझिएगा, बाकी यही लिखा है सब कुछ। सट धन आनंद, सट धन आनंद। अब आप यहाँ कहेंगे ये कैसे आ गया सडानंद, तो देखिए क्या कहा था, ट के बाद हलंत के साथ, इसके बाद कोई स्वर आ जाए, यदि ट के बाद कोई स्वर आ जाए, या फिर तीसरा और चौथा वर्ण आए, या फिर इनमें से कोई वर्ण आ जाए, तब ये क्या हो जाता है, इस ट का क्या बन जाता है, ट का ड बन जाएगा। तो ये जो ट है ये तो यहाँ ड बन जाएगा हलंत के साथ, लेकिन यहाँ देखिए आगे इसमें आ जुड़ा हुआ है, और आप जानते हैं स्वर को जोड़ेंगे तो ये आपका ड का हलंत भी हटेगा, साथ में इसमें आ की मात्रा भी आएगी। ठीक है ना, तो अब आपको करना क्या है, इतनी सी जगह पर आपको लिखना है सडा नन। समझ में आया अब आपको, सडानन इसलिए आया यहाँ पर सडा। ठीक है, चलिए अब देखिए त का द हो जाता है। अब देखो यहाँ उदाहरण, तत् धन भव, तत् धन भव। अब यहाँ पर आपको कोई भी स्वर नहीं दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, सीधे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, व्यंजन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस भव को तो आप ऐसे ही लिखेंगे। हमने क्या कहा, यदि इसके बाद त के बाद क्या आए, प्रथम वर्ण आपका तो है, तो के बाद यदि आपका यहाँ पर भी भ भी आ जाता है, इस भ को यदि आप अलग करें तो यहाँ पर भ ही आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भ। तो इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ भ है, तब आप इस तो को द कर देंगे, तो को इस प्रकार से द कर देंगे, इसलिए यहाँ क्या हो गया है, तद्भव। क्या आ गया है, तद्भव। ठीक है, और यहाँ देखिए अप धन ज, प, प के बाद जो आ गया, प, प वर्ण है, प के बाद यहाँ पर आपका जो आया, ये वाला जो, तो अब इस जो इसका क्या हो जाएगा, ब, तो आधा ब यहाँ पर हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर अब्ज। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए ये आपके प्रथम वर्ण है, किसी भी वर्ग के यहाँ पर 5 वर्ग हैं आपके पास, ये वर्णमाला में आपने पढ़ लिया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके बाद त वर्ग और प वर्ग है। इसके अलावा देखो यहाँ नियम क्या पड़ा, कि यदि आपके पास पहले वर्ण का जो है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, यानी कि ग, घ, ज, छ, ड पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ढ, द, ध, ब, मो, औ के साथ पढ़ रहे हैं, इसको उच्चारित नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप में आप इन व्यंजनों को ऐसे ही लिखते हैं, स्वतंत्र रूप में आप इन व्यंजनों को ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है ना, और जब भी आपको उच्चारण करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको स्वर की मदद लेनी पड़ेगी, हालांकि आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या कहा है, ये आ जाते हैं, या फिर य, र, ल हलंत के साथ है, ये सब ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर भी आ जाता है। यहाँ जैसे स्वर आया था, यहाँ पर स्वर आया था,
तो तब क्या होता है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये आपने बदल दिया। जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, च वर्ग का ज है, ट वर्ग का ड है, त वर्ग का द है और प वर्ग का ब है। तो हमने क्या किया, इसी के तीसरे वर्ग में इसको परिवर्तित कर दिया, तीसरे वर्ण में इसको परिवर्तित कर दिया। चलिए, तो इतना लिख लीजिएगा। पहला जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से, नियम यहाँ पर लिखा आपने, इस नियम को लिखेंगे। साथ ही साथ आप इन उदाहरणों को भी देखिए। वाक धन ईश, तो वाक में क वर्ग, इसके बाद कोई आपका स्वर आया है तो देखो इससे क्या हो जाएगा, क आपका ग में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यहाँ ईस भी है। चलिए मैं यहाँ करके दिखाती हूँ कि ये गीस कैसे हुआ। फिर आप कहेंगे यहाँ तो ग में होना था, वो भी हलंत के साथ, लेकिन आपने तो यहाँ गीस लिख दिया, ये कैसे हुआ। चलिए ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके पास शब्द क्या है, वाक धन ईस, ठीक है। इसका अंतिम वर्ण क्या है, क, और यहाँ क्या है, ई। तो हमने क्या कहा, यदि क वर्ग के बाद, ये प्रथम वर्ण है ना, क वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आए या उसका तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए तो हम क्या करते हैं, क को आप ग में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ देखो स्वर आया है, अर्थात अब इसको आपने कुछ नहीं करना, पहले इसको आप बदल देंगे, ये ग में बदल जाएगा। क का तीसरा वर्ण क्या है, क ख ग धन ई। अब देखो फिर इसमें स्वर जुड़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर गी आएगा, बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी इसमें, ठीक है ना। तो अब आप इतनी सी जगह पर गी लिख लीजिएगा। तो देखिए वाह गीश, इस प्रकार से आया ये। चलिए लिखिए इसे। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट है इसी का, तो ये आपने लिख लिया, ये हो गया आपका वागीश। इसी में देखिए आगे नियम में अच धन आदि। चलिए इसको करिएगा, अच धन आदि, अच धन आदि, ठीक है। अब यहाँ देखिए च है, ठीक है, इसके बाद आ है, यही करते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। च आया, च के बाद कोई अन्य स्वर आ गया, यहाँ क्या लिखा था, कोई स्वर भी आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ च है तो च कहाँ गया, च का ज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो च है इसका ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, ये भी हलंत के साथ। लेकिन आगे इसमें आ भी जुड़ रहा है, आ भी इसमें जुड़ रहा है, तो आ के आप जानते हैं मात्रा जुड़ती है, ये जा हो जाएगा, यानी कि इतनी सी जगह पर आपको जा लिखना है। तो अब इसका संधि क्या हो जाएगा, अ जा जी, ये इसकी संधि हो जाएगी। चलिए इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, ये नोट डाउन कर लिया आपने, तो ये इस प्रकार से आपका आया है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर शब्द देखिए, सट धन दर्शन, सट धन दर्शन, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, सट धन दर्शन। तो नियम को देखिए, जब तक हमने बहुत सारे उदाहरण नहीं किए तो शायद नियम आपको थोड़ा सा समझ में कम आएंगे। तो अब देखिए सट धन दर्शन, तो देखिए सट ट है और यहाँ पर द आपका क्या आया है, व्यंजन आया है, ठीक है। तो अब इसको तो आप छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब स्वर होता तो स्वर को जोड़ते, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ट के बाद द आया है, ट के बाद द आया है। अब इससे आप अ निकालेंगे स्वर, तो ये द भी यहीं पर आपको दिखेगा, ठीक है ना।
तो त के बाद द आया है, तो तब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपका त का क्या हो जाता है, ट के बाद ठ, ड, तीसरा क्या है, ड। तो यहाँ आप ड लिखेंगे, तो इसका मेल करने से आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, ड धन द। तो द तो आपको ऐसे ही लिखना है तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सड दर्शन। ठीक है, एक और यहाँ उदाहरण देखिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर है सत्य धन धर्म, सत्य धन धर्म। तो देखिए सत्य तो लिखेंगे, सत्य धन धर्म, सत्य धन धर्म, सत्य धन धर्म। तो देखिए त का क्या हो जाता है, इसके बाद क्या आया है, ध आया है। तो देखेंगे यहाँ ध है, हाँ जी ध है, और त के बाद यदि ध आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, ये द हो जाता है। तो यहाँ त की जगह पर आपने क्या करना है, द लिखना है। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, इसकी संधि आपकी हो जाएगी यहाँ। चलिए यहाँ पर अंतिम आपका यहाँ उदाहरण है कप धन अंध, कप धन अंध, अंध। अब यहाँ देखिए प आया है, प के बाद कोई स्वर आ गया है, यानी कि प को आप अब परिवर्तित करेंगे ब में। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो व्यंजन था, इसको करना करेंगे, व्यंजन को तो आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन स्वर की तो मात्रा जुड़ती है। तो यहाँ क्या लिखा था, कप धन अंध। चलिए प और प के बाद आया है अ, यानी कि एक व्यंजन के बाद एक स्वर आया है। तो इसको भी आप प को तो आप बदलेंगे आधा ब में, लेकिन यहाँ पर आपका अ जुड़ा है, तो इसलिए ये अब जब इसमें अ जोड़ेंगे तो ये ब आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको अ के साथ लिखेंगे, अर्थात इसमें हलंत नहीं आएगा। तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसमें पहले से अंक की मात्रा थी, क ब, अंक की मात्रा तो थी ही पहले, कबंध। तो जैसा यहाँ पर लिखा भी है कबंध, इसका संधि हो जाएगा। तो पहला नियम आपने पढ़ लिया और इसको कंप्लीट आपने इसके सारे एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप, और इसके बाद हम नियम पढ़ेंगे दूसरा। दूसरा नियम क्या कहता है यहाँ पर, के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला नियम हमने क्या पढ़ा कि यदि किसी वर्ण, किसी वर्ग के, जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, उसमें किसी वर्ण के प्रथम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण को आप तीसरे वर्ग में क्या कर देते हैं, तीसरे वर्ण में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या नियम है इसके, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब दूसरा नियम इसका ख क्या लिखता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वाले में हमने क्या किया, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन किया, लेकिन अब क्या कहा गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में हमें परिवर्तन कर देना है। पांचवा कौन सा है, क ख ग घ अंग। तो देखिए यहाँ अंग, अण, न, म, ये सभी क्या है, पांचवें वर्ण है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि आप वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देते हो। तो पहला ये है क वर्ग, च वर्ग आता है उसमें यो आ जाएगा, उसके बाद आपका ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा, प वर्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ च की बात नहीं की गई है, इसके लिए ट, क, ट, त और प की बात की गई है। तो इनका प्रथम वर्ण ये है और इनका परिवर्तन हुआ है किसमें, पंचम वर्ण में। अब इन पंचम वर्ण में क्या नियम है, इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है और क्या इसका नियम है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या कहा है कि यदि व्यंजन क, च, ट, त और प के बाद म या न हो तो क का क्या हो जाता है, अंग, च का य,
टौ का अणो, तौ का नो और पौ का मो हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण में कल की क्लास में पढ़ेंगे इसके उदाहरण को, और आप इसको जो है घर में इसके होमवर्क जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे, और जो संधि के जो क्वेश्चंस हैं आपकी नोटबुक में या आपकी बुक्स में, तो वहां से आप संधि के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।